नमस्कार। फेसबुक लाइव में जुड़ने वाले सभी मित्रों का मैं पंडित राजन शर्मा हार्दिक अभिनंदन करता हूं। प्रिय मित्रों, आज के इस लाइव में हम जन्म पत्रिका में लगे हुए पितृदोष और इन दिनों चल रहे पितृपक्ष की कुछ बातें करेंगे जिन्हें समझना हमारे लिए बहुत अधिक आवश्यक है। बहुत सारे लोगों के मन में कुछ ना कुछ संशय रहते हैं, उन पे विचार किया जाएगा। ग्रहों की स्थिति के बारे में तो मैं आपसे बातें करता ही रहता हूं कि ग्रह कैसे चल रहे हैं, उनमें भी थोड़ा सा मैं रिमाइंड आपको हमेशा करवाता हूं जब भी लाइव करता हूं। एक तो गुरु और राहु का गुरु चंडाल दोष चल रहा है, अभी 30 अक्टूबर तक चलेगा मेष राशि में। इस समय मंगल और केतु का अंगारक दोष भी बन गया है, उसका भी ध्यान रखिएगा। यह बना हुआ है तुला राशि में। इसके अलावा शनिदेव की स्थिति बहुत इंपॉर्टेंट होती है हमारे जीवन में। शनि महाराज जी कुंभ राशि में वक्री गति में चल रहे हैं, जिसके कारण थोड़ा सा हर कार्य धीमा रहेगा। गुरु ग्रह भी वक्री है इस समय, यह भी आपको समझ लेना पड़ेगा। मंगल अस्त है, बुध भी अस्त है। तो ये इस समय की ग्रह स्थिति है जो मैं इतनी मजबूत नहीं कहूंगा, क्योंकि इसमें बृहस्पति और राहु का जो गुरु चंडाल दोष है उसके विषय में तो आज के टॉपिक में भी बात करेंगे। वो भी परेशानी देने वाला, और वक्री शनि का भी प्रभाव जो है वो भी शुभ नहीं है। केतु और मंगल की जोड़ी भी कोई बहुत अच्छा इफेक्ट नहीं देती हमें। तो ये ग्रहों की स्थिति है। इसके विषय में आपको अगर जानकारी लेनी हो तो आप पिछले लाइव देख सकते हैं, आपको स्क्रॉल करके वापस मिल जाएंगे, या अगर आप लोग शेयर करके रखते हैं तो आपको अपनी अपनी प्रोफाइल पे भी मिल जाएंगे। बीच में मैं आपको कुछ ना कुछ उपाय भी बताता रहता हूं। और अभी YouTube पे आपको मेरी 2 फ्रेश वीडियो मिलेंगी। एक है देव श्रेणी जिनका लगन है उनके लिए, कि कौन सा मंत्र है जो देव श्रेणी वालों के लिए बहुत अधिक सटीक बैठता है, फलदायी होता है उनकी त्रिकोण को एनर्जाइज करने के लिए, जिसको हम लगन पंचम नवम कहते हैं। और एक वीडियो है दैत्य श्रेणी वालों के लिए, कि उनके लिए कौन सा ऐसा मंत्र है जो उनके लगन पंचम नवम को मजबूत करे, उनके जो त्रिशक्ति लॉकेट होते हैं उनकी शक्ति को बरकरार रखे और राहु केतु की नेगेटिविटी दूर करे। ये दोनों फ्रेश वीडियोस आपको YouTube पे मिल जाएंगे। और YouTube पर भी जो मेरा अकाउंट है, जो चैनल है, आप अगर पंडित राजन शर्मा लुधियाना लिखेंगे तो आपको मिल जाएगा। उसे भी आप, जैसे आप मेरे साथ फेसबुक पे जुड़ते हैं, उसे भी आप खूब सारा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि आने वाले समय में YouTube पर आपको और भी टॉपिक्स पे वीडियो मिलेंगे। वहां इसलिए YouTube का प्रयोग करना पड़ता है क्योंकि वहां पर आपको सीरियल वाइज मिल जाती हैं चीजें। क्योंकि मुझे बहुत सारे लोग व्हाट्सएप करते हैं कि आपने पिछले लाइव में ये कहा था, तो मैं तो भूल जाता हूं मैंने क्या कहा था, और मुझे भी ढूंढने को मिलता नहीं है पिछला लाइव, क्योंकि स्क्रॉल करके बहुत पीछे जाना पड़ता है। तो YouTube को इसके लिए ज्यादा यूज करेंगे। आज का जो टॉपिक है वो एक तरह की आपकी क्वेरीज ही है, प्रश्न उत्तर ही है, क्योंकि आपके जो प्रश्न आए हैं मुझे उनके विषय में बातें करेंगे। और पितृपक्ष और हमारी कुंडली के बीच में क्या संबंध है, क्या डिफरेंस है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। तो पितृदोष, पितृ ऋण, पितृपक्ष जिसको हम श्राद्ध कहते हैं, बहुत बड़ा मिक्सअप होता है लोगों के माइंड में इसके बारे में। हालांकि मैंने 1-2 दिन पहले एक पोस्ट भी FB पे किया था ताकि आप लोगों को कुछ समझ आए उसके बारे में।
जिन लोगों ने उस पोस्ट को समझा होगा, पढ़ा होगा, उन्हें शायद कुछ जानकारी मिल गई हो। तो मैंने प्रयास किया था ये लिखने का कि बहुत से लोग जिनकी कुंडलियों में एज एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष के तौर पर जब हम अवलोकन करते हैं तो ये बताते हैं कि इसमें पितृदोष है। ध्यान से अब सुन लीजिए। पितृदोष की एक उपाय पद्धति है, एक शांति पूजा करवाई जाती है जो कुंडली में होता है। तो बहुत से लोग उसको मिक्सअप कर लेते हैं श्राद्धों के साथ या अपने पूर्वजों के पिंडदान के साथ या तर्पण के साथ। ध्यान से इसको बातों को समझते जाइए। जबकि कुंडली में बने हुए पितृदोष, जिसके बारे में अभी चर्चा करेंगे, और हमारे पूर्वजों के जो श्राद्ध हम करते हैं या तर्पण करते हैं या पिंडदान करते हैं, जो हम गया जी जाकर करते हैं, हरिद्वार जाकर करते हैं, यहां पंजाब के निकट पिहोवा जाकर करते हैं, उसका लिंक कुंडली के दोष के साथ बिल्कुल भी नहीं बनता। ये मैं आपके साथ आज बात साझी करूंगा। हमारे साथ नीरू शर्मा जी भी जुड़ी हैं। जय सिया राम। नीरू जी, हार्दिक स्वागत है। तो आज का टॉपिक आप भी समझ लीजिए, जो जो लोग अभी जुड़े हैं, कि पितृदोष जो होता है कुंडली का और पितृपक्ष जिसमें हम पितरों का श्राद्ध करते हैं, उसके बीच में क्या मिक्सअप हम लोग करते हैं, उसको मैं आपको आज थोड़ा सा प्रयास करूंगा समझाने का। तो सबसे पहले हमें अपनी जन्म पत्री को समझना होगा। ये जन्म पत्री है क्या एक्चुअली? व्हाट इज जन्म पत्रिका? इसको कुंडली क्यों कहते हैं? कई लोग कहते हैं ना जन्म कुंडली। अब कुंडली क्या होती है आपको पता है? कुंडली तो सर्प कुंडली मारकर बैठता है, इसलिए कहते हैं कि भैया ये कुंडली मारकर नाग बैठा हुआ है। वो कुंडली शब्द हमारे जन्म पत्रिका के साथ क्यों जोड़ा हुआ है? जन्म कुंडली भी तो बोलते हैं हम लोग, कई लोग टेवा बोलते हैं, हॉरोस्कोप भी कहते हैं अंग्रेजी में। लेकिन ये जो कुंडली है जन्म पत्रिका में लगी हुई, इसका भेद आपके साथ आज बात करते हैं। दविंदर शर्मा जी, राम राम, स्वागत है। तो इसको समझ लीजिए कि जो हमारी जन्म पत्री होती है उसमें 12 खाने हैं। ये तो जितने लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं उन्हें काफी कुछ समझ आ ही चुका है। 12 खानों के बारे में भी संक्षेप में अगर आप समझना चाहें तो प्रथम भाव को कहते हैं लगन भाव, जिसको पहला घर, जब मैं लगन की बातें कर रहा होता हूं, वो फर्स्ट हाउस होता है हमारा, जिससे हमारी पूरी फुल पर्सनैलिटी के बारे में एक हाउस से ही पता लग सकता है। प्रथम भाव में कौन सी राशि है और उसमें कौन सा ग्रह है, एक पहले घर से ही हमारी पूरी पर्सनैलिटी को नापा जा सकता है। इतना शानदार है हमारा ये ज्योतिष शास्त्र। पहला घर क्या होता है? हेड टू टोज, हमारा नेम फेम, हमारी पर्सनैलिटी, हमारा लुक, हमारा अट्रैक्शन लोगों के ऊपर, हम कैसे हैं, ये पहला भाव दिखाता है। दूसरा भाव जो होता है उसको कुटुंब स्थान कहते हैं एक्चुअली, यानी कि अपनी फैमिली का, पूरी फैमिली, कुटुंब, जिन लोगों के साथ हम रहते हैं। बाद में फिर उसको धन स्थान के साथ भी जोड़ा जाता है, वाणी के साथ भी जोड़ा जाता है सेकंड हाउस को, क्योंकि ज्यादा लोग अब उसको धन स्थान कहने लग गए हैं, लेकिन पुरातन ज्योतिष पढ़ेंगे तो उसको कुटुंब स्थान कहा गया है। वो धन का भी वही घर है, कुटुंब का भी वही घर है, मुख का भी वही घर है। जैसे फर्स्ट हाउस हमारे सर का है, माथे के ऊपर का है या मस्तक का है, तो सेकंड हमारे मुख का होता है। तीसरा घर जो है, जो हमारे कंधों का है, बाजुओं का या इस पार्ट का, जिसको हम भाई बहन कहते हैं, क्यों? बाजू बल, हमारे दोस्त, हमारे मित्र, उसी को पराक्रम भी कहा गया है। डिसीजन हाउस उसी को कहा गया, पराक्रम स्थान। तो ये होते हैं हमारे बाजू, हमारे दोस्त, जो लोग हमारे लिए जान भी देने को तैयार हैं, या वो लोग जो हमारे मुंह पर तो बहुत बढ़िया लेकिन पीठ पीछे धोखा करने को तैयार हैं। तीसरे भाव की राशि और तीसरे भाव के ग्रह से पता चल जाता है, या तीसरे भाव का स्वामी कहाँ है। ये सब बातें बता देगा कि आपको ज्यादा दोस्तों से धोखा मिलेगा या ऐसी पक्की दोस्ती मिलेगी, या ऐसे भाई बहन मिलेंगे जो आपके लिए जान भी देंगे, या वो भाई बहन मिलेंगे जो आपको मुसीबत में देखकर
छोड़कर भाग जाएंगे। ये आपका तीसरा भाव बताता है। चौथा घर, जिसको हम सुख स्थान कहते हैं, ये पुरातन नाम है ज्योतिष के। अब क्योंकि वो सुख स्थान है, वहां से हमें माता के बारे में पता चलता है। वो हमारी चेस्ट का पार्ट होता है, छाती का। जमीन जायदाद, वाहन, मां का आशीर्वाद, सुख की प्राप्ति, ये कुंडली के 4th हाउस से मिलती है। 5वां भाव, जिसको सुत भाव कहते हैं। अब सुत भाव क्या है? संतान का घर। अब उसके साथ और भी डेफिनेशन जुड़ती हैं। विद्या का घर भी वही है, एजुकेशन का घर, 5वां घर। अब किसी के 5वें घर में जब हम कोई ग्रह देख लेते हैं नेगेटिव, तो हम सीधा बोल देते हैं कि भैया विद्या अधूरी रह गई होगी। तो सीधा बोलते हैं बिल्कुल अधूरी रह गई है। लव अफेयर्स भी उसी भाव से देखे जाते हैं, क्योंकि जो 5वां घर है वो 6ठे भाव का 12वां भाव है। शत्रु के पीछे चला गया तो वो बदल जाता है, शत्रु का व्यय होता है तो प्रेम उत्पन्न होता है। तो 5म भाव से प्रेम संबंध भी देखे जाते हैं, 5म भाव से विद्या भी देखी जाती है हमारी, 5म भाव से संतान के विषय में भी जानकारी मिलती है हमें, और 5म भाव से ही सडन गेन जो होते हैं, अचानक लाभ, जिसको हम लोग जुआ, सट्टा, लॉटरी कहते हैं, वो भी पता चल जाता है। इसीलिए जब 5वें घर में किसी के राहु या केतु हो तो हम सीधा बोल देते हैं भैया जुआ खेलने की आदत हो सकती है, बच के रहना। तो ये 5वें घर का खेल है। ये 5वां घर जो होता है हमारा, ये पेट होता है। पेट के अंदर के अंगों की भी अंदर डेफिनेशन है। उसके बाद 6ठा घर। 6ठा घर है रोग स्थान, रिपु भाव कहते हैं इसको, यानी कि शत्रु का स्थान होता है। कर्जे का घर होता है ये, झगड़ों का घर होता है ये, परेशानियों का घर होता है ये। इसे लोअर एब्डोमेन भी कहते हैं हमारा। कईयों के जब परेशानी आती है ना लोअर एब्डोमेन में, तो ये 6ठे भाव से ही पता चलता है फिर कि 6ठे भाव में मंगल आ गया तो ऑपरेट करवा सकता है, 6ठे भाव में राहु आ गया तो गैस की ट्रबल हो सकती है, 6ठे भाव में केतु आ गया तो आंतड़ियों की समस्या हो सकती है, 6ठे भाव में शुक्र आ गया तो शुगर हो जाएगी, विशेषकर यूरिन शुगर हो जाती है। तो ये 6ठा भाव जो है वो रोग, शत्रु और कर्जे का घर होता है। ध्यान रखिएगा, कभी कभी धन स्थान का स्वामी अगर 6ठे घर में हो तो सारा धन कर्जे में चला जाता है। कर्ज स्थान का स्वामी अगर कर्म स्थान में हो तो सारा काम काज कर्जे के ऊपर निर्भर होता है। ये फिर आगे की फलादेश होते हैं। 7म भाव, 7म भाव को कहा गया है पार्टनरशिप हाउस, जीवन साथी का घर, पति या पत्नी का स्थान। इसीलिए उसको हम विवाह स्थान कहते हैं। जब भी किसी की कुंडली में 7म भाव में नुक्स आता है, शादी का सुख खराब हो जाता है। तो कौन नुक्स डालता है उसमें? पापी ग्रह, शत्रु ग्रह, नीच ग्रह, विशेषकर राहु जी, केतु जी, शनि जी, मंगल जी। सूर्य बड़ा खतरनाक होता है 7वें घर में। तो ये 7म भाव जो है हमारा, ये भी गायनी पार्ट्स होते हैं हमारे जनन इंद्रियों के आसपास। अब आइए 8म भाव। 8वां घर जो है इसे मृत्यु स्थान कहा गया है, मृत्यु स्थान। 8म भाव जो है इतना डीप है, इतना पताल है, इतना नीचे है कि 8म भाव में अगर शुभ ग्रह चला जाए तो वो डिप्रेशन का कारक बना देता है इंसान को। लग्नेश अगर किसी का 8वें घर में हो मृत्यु स्थान में, तो लग्नेश के जो ग्रह की जो बल की शक्ति होती है वो मृत हो जाती है। वो इंसान नशों में गर्क हो जाता है, डिप्रेशन में जाता है। बहुत सारे लोगों के सुसाइडल केसेस जो हैं वो 8म भाव से संबंधित हैं, या सडन डेथ जो है या मिस्ट्रिकल डेथ जो है वो 8th हाउस के साथ संबंधित है। खासकर केतु और राहु अगर इस घर में घुस जाएं तो बहुत ही मिस्ट्रिकल डेथ होती है आदमी की। बहुत सारे केस हमारे पास आते हैं।